Hello dears, today we are going to learn a new subtopic and that is the Swaraj in the plantations. Okay, in our previous video we have studied about the different strands within a movement. Means movement तो एक ही थी but उनके वे जो थे वो अलग अलग थे. Everyone wanted स्वराज. हर कोई क्या चाहता था कि हमें स्वराज मिलना चाहिए. बट हर किसी के तरीके अलग अलग थे. As we have seen in the movement of countryside में हमने देखा था कि जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, लॉयर्स थे, उन्होंने टोटल रिफ्यूज कर दिया था. स्टूडेंट्स जो थे दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल. टीचर्स and principals also refused to do their work, and lawyer also not interested in their they were not interested in their legal practice. ये हमने देखा किस तरीके से देन उन्होंने चीज़ों का बायकॉट कर दिया था, क्लोथ्स का बायकॉट कर दिया गया था और खादी वियर करने के लिए लोगों को फोर्स किया गया था कि नहीं तुमने क्या करना चाहिए, जो इंडिया में बन रहा है खादी उसी को पहनना चाहिए. बट हमने देखा कि आफ्टर सम टाइम द मोमेंट वाज स्लो डाउन बिकॉज द खादी वाज सो एक्सपेंसिव एज वेल एज there were no substitute of the school colleges and कोर्ट के स्कूल के कॉलेजेस का कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं था इंडिया में और मजबूरी होकर लोगों ने जो मोमेंट किया था मोमेंट को उनको स्लो डाउन करना पड़ा. हमने ये देखा टाउन में. दैट वी हैव सीन अबाउट द कंट्री साइड में हमने देखा कि अवध में जो पीजेंट रिबेलियन हुआ था जो बाबा रामचंद्र के थ्रू किया गया था. फिर वहाँ पे भी हमने देखा था कि नाई धोबी बंद मीन्स नाई धोबी लोगों ने एक साथ ऑर्गेनाइजेशन किया था कि नहीं हम अब किसी भी लैंडलॉर्ड के यहाँ नहीं जाएंगे. रेवेन्यू देने के लिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था. इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से कंट्री साइड में भी रिबेल किया गया था. तो ये जो डिफरेंट स्टैंड विद इन अ नेशन में जो हमारे 2 टॉपिक्स थे दैट we have completed in our previous video, and in this video we will see the Swaraj in the plantation. means अब स्वराज प्लांटेशंस जो थे उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था. मीन्स हर किसी के लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग था. फिर हमने उसमें ये भी देखा था गोदाम रिबेलियन, देन राजू जो था ऑलरेडी सीताराम राजू दैट वाज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर. उसके ऊपर डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो ऑलरेडी सीताराम राजू के बारे में शॉर्ट में लिखिए करके गोदाम हिल्स रिबेल के बारे में आपको लिखना होता है. इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. तो जो स्वराज था प्लांटेशंस लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या था तो उनके लिए इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 अपोज्ड बाय प्लांटेशन वर्कर्स आर नॉट परमिटेड टू लीव प्लांटेशन विदाउट परमिशन. Many workers defied authorities and headed homes, caught and brought back to plantations, and brutal treatment with runaway workers. अब workers too had their own understanding of महात्मा गांधी स्वराज. अब महात्मा गांधी के जो स्वराज का स्ट्रगल चल रही थी, मूवमेंट चल रही थी, उसके लिए जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने एक अलग मीनिंग ली थी. उनके लिए क्या था प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का मतलब कि when they want they move inside and outside. जब उन्हें लगता कि वो आ जाते प्लांटेशन वर्क में अपना काम करने या अपने घर चले जाते और अपने घर में जाने के बाद उन्हें उनका जो घर है उसमें उनका पूरा अथॉरिटी मिल जाती. इस तरीके से उन्होंने स्वराज का मतलब अपने तरफ से मीनिंग निकाली थी. किसने? प्लांटेशन वर्कर ने. तो जो 1859 को एक्ट पास किया गया था इमिग्रेशन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके थ्रू एक्ट के थ्रू जो प्लांटेशन वर्कर्स थे दे वर नॉट अलाउड टू गो देयर होम विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स. मीन्स ब्रिटिश ऑफिसर के परमिशन के बिना वो उस प्लांटेशन को नहीं छोड़ पाते थे. जब तक ये उनको परमिशन नहीं मिलती वो कहीं पे भी नहीं जा पाते थे और बहुत कम ही रेयरली उन्हें परमिशन मिल पाती थी. तो इसको उन्होंने प्लांटेशन वर्कर ने अपोज किया कि वो चाहते थे कि उनको जब चाहे तब उन्हें उनके होमलैंड में जाने की परमिशन मिले और वहां से उन्हें आने की परमिशन मिले और इसके थ्रू उन्होंने इसे अपोज किया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट. तो क्वेश्चन आता है when was the inland immigration act passed? That time you have to write the inland immigration act was passed in 1859. We workers not permitted to leave the plantation without permission. मीन्स बिना परमिशन के उनको अलाउ ही नहीं किया जा रहा था, परमिट ही नहीं किया जा रहा था कि वो बिना परमिशन के कहीं बाहर जा सके और उनको परमिशन भी बहुत रेयर ही मिलती थी, नहीं कि बराबर ही उन्हें परमिशन मिलती थी. Many workers defied authorities and headed homes,
मीन्स बहुत वर्कर को लगा कि नहीं तुम अब घर वापस जाओगे तो तुमको तुम्हारे घर की अथॉरिटी मिल जाएगी, तुमको जमीन मिल जाएगी, तुम्हारी लैंड मिल जाएगी, तुम्हारा होम मिल जाएगा। इस तरीके से उन्होंने स्वराज का मीनिंग लिया था। कॉट एंड ब्रॉट बैक टू प्लांटेशन। लेकिन इस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जो प्लांटेशन वर्कर जो जा रहे थे उन्हें रास्ते में ही पकड़ा गया। रास्ते में पकड़ के लाने के बाद उन्हें कैदी बनाया गया एंड देन ब्रूटल ट्रीटमेंट विद रन अवे वर्कर्स, यानी जो भागने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। तो इस तरीके से देखा हमने स्वराज इन द प्लांटेशन। इस प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था, उनके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। तो वही देखा जा रहा है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट विजन, उनके पास अलग अलग विजन है या था, हैड डिफरेंट विजन। हम कहेंगे जैसे कांग्रेस में इस तरीके से कोई भी मूवमेंट के बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं चला था, बट लोगों ने क्या किया था कि महात्मा गांधी का जो वर्ड है स्वराज का मीनिंग जो है उसे अलग अलग तरीके से उन्होंने रियलाइज किया था। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, इमेजिन टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ट्रबल वुड बी ओवर। कई लोग इमेज कर रहे थे कि स्वराज का मतलब है हमारी पूरी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, हम पूरे तरीके से इस ट्रबल से निकल जाएंगे। एंड व्हेन द ट्राइबल चैंटेड गांधीजी's नेम एंड रेस स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, जब गांधी जी का नाम का वो चैंटिंग कर रहे थे, स्वराज का चैंटिंग कर रहे थे, उस समय उन्होंने क्या बोला, किस टाइप का नारा दे रहे थे, वो स्वतंत्र भारत, यानी हमारा भारत अब स्वतंत्र हो गया, जिसको जो चाहे वो कर सकता है। एंड दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडियन एजिटेशन, और इसीलिए सब इमोशनली क्या होने लगे, उस एजिटेशन में शामिल होने लगे। जो रैलीज निकल रही थी उसमें हर कोई शामिल हो रहा था। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लीडिंग द मूवमेंट दैट ऑफ द कांग्रेस, दे वर आइडेंटिफाइड विद द मूवमेंट। जब भी वो गांधी जी का नाम दे रहे थे उस समय ऐसा लग रहा था कि मूवमेंट किसकी है, पूरे कांग्रेस की मूवमेंट है, और लोगों ने उस कांग्रेस का नाम लेकर, गांधी जी का नाम लेकर अपने मूवमेंट को शुरू रखा, अपने अपने तरीके से उन्होंने शुरू रखा। लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह तक के सीमित नहीं रही, कि वो एक पर्टिकुलर एरिया तक के सीमित नहीं रही, तो वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी ऑल ओवर द एरिया, ऑल ओवर द कंट्री, हर तरफ कंट्री में वो स्प्रेड होने लगी। हमने देखा था कि वो पहले टाउन्स में शुरू हुई, फिर कंट्री साइड में शुरू हुई, कंट्री साइड्स में आंध्र प्रदेश में गोदिमा हिल, गुरेला हिल्स करके, गुरेला मूवमेंट करके हुआ था गोदाम हिल्स में। देन उसके बाद हमने ऑलरेडी सीताराम राजू के भी बारे में देखा था। मीन्स धीरे धीरे जो ये मूवमेंट है, मूवमेंट स्प्रेड होने लगी, किसके लिए, स्वराज के लिए। मेन एम था सिर्फ सभी का कि हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, बट उनके जो वे थे, रास्ते क्या थे, अलग अलग थे, उनका स्ट्रगल करने का तरीका अलग अलग था। कई नॉन वायलेंस होकर कर रहे थे, कई नॉन वायलेंट होकर कर रहे थे। इस तरीके से हमने देख लिया है डिफरेंट स्टैंड विद इन द नेशन, उसमें 3 टाइप्स से आपने देखा, फर्स्ट रिबेलियन इन द टाउन्स, देन रिबेलियन इन द कंट्री साइड, एंड देन थर्ड वन इज स्वराज इन द प्लांटेशन। गॉट इट? देन आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। अब डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर हम चलते हैं कि डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था। Okay, let us see towards civil disobedience. See, here are 4 points. Withdrawal of non-cooperation movement as it turned violent. Within the Congress, many argued returns to politics and context election to oppose government policies and argue reforms. Third, C.R. Das, Motilal Nehru found Swaraj Party and others argued agitations. तो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने क्या किया था, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ ऑफ नॉन कोऑपरेशन व्हेन ही रियलाइज्ड दैट कि आर वायलेंट जो थी नॉन वायलेंट मूवमेंट दैट वाज टर्न इनटू वायलेंट मूवमेंट, सो ही वाज कॉल्ड ऑफ या डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था महात्मा गांधी ने, जैसे ही उन्हें लग रहा था कि अब हमारी नॉन वायलेंट मूवमेंट वायलेंट रूप ले रही है इन फरवरी 1922 को। विद इन द कांग्रेस मेनी आर्ग्यूड रिटर्न टू पॉलिटिक्स एंड कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन टू अपोज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड आर्ग्यू। अब उन्होंने ही फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस, बहुत से जगह पे वायलेंट हो रहा है, सो नीड टू ट्रेन द पीपल, हमको क्या करना है, लोगों को ट्रेन
डिपेंड करना है और उसके बाद ही हमें मास एजिटेशन या एजिटेशन करना है, हमें उसके बाद बहुत बड़ा स्ट्रगल करना है। अब विद इन द कांग्रेस के बीच में क्या हो रहे थे, पार्टिसिपेट हो रहे थे। विद इन द कांग्रेस देयर वर सो मेनी पीपल्स टू अपोज विद ईच अदर, मींस उनकी थिंकिंग क्या थी, एक में से अलग थी। तो समवन वांट्स टू अपोज द इलेक्शन, समवन वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। कुछ लोग चाहते थे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, कुछ लोग चाहते थे कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो इसमें जो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने क्या किया था, स्वराज पार्टी फॉर्म किया था। तब जो पार्टी चाह रही थी कि हमने इलेक्शन में पार्ट लेना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 को पास किया गया था, उसके थ्रू काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे। तो लोग चाह रहे थे कि यदि हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर हम जीत कर आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दैट टाइम वी कुड अपोज द ब्रिटिशर, हम ब्रिटिशर को अपोज कर सकते हैं, वहाँ पे जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन उसका भांडाफोड़ कर सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं है, ब्रिटिशर अपनी कैसे मनमानी कर रहे हैं। मीन्स नॉन वायलेंट होकर हमें ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं, हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं और हम उन लोगों को बताएंगे कि उसमें डेमोक्रेटिक तो है ही नहीं और वो कैसी वे नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, जो काउंसिल है वो ट्रूली डेमोक्रेटिक है ही नहीं। तो इसके लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म की थी और स्वराज पार्टी के थ्रू काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले थे। लेकिन वहीं पे दूसरे थे अदर आर्ग्यूड एजिटेशन, अदर जो जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सोचा कि हमें रेडिकल होकर मूवमेंट करना है, हमें कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेना है, हमें मास एजिटेशन करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्ट्रगल करना है। किस तरीके से स्ट्रगल करना है, रेडिकल्स होकर, उग्रवादी होकर हमें अपोज करना है। देन आफ्टर वी विल गेट फुल इंडिपेंडेंट, उसके बाद ही हमें इंडिपेंडेंट मिलेगा। तो इस तरीके से कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के लीडर थे, एज वेल एज CR दास और मोतीलाल नेहरू भी कांग्रेस के लीडर्स थे। बट इन लोगों के बीच में क्या थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या इन लोगों के बीच में हम कहेंगे कि उनके जो थिंकिंग थी, थिंकिंग में बहुत तफावत थी। एक चाहते थे नॉन वायलेंट होकर मूवमेंट करना, अदर चाहते थे वायलेंट होकर मूवमेंट करना। ओके, तो अब इसी के बीच में हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनके बीच में क्या चलने लगा, डिस्कशन, डिबेट चलने लगे 1920s में। और उसमें दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल करते हैं। फर्स्ट इज द ग्रेट इकोनॉमिकल कंडीशन दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1930s। हमने देखा 1920 से लेके 30s 40s का जो ईयर था दैट वाज इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला ईयर था। वो ना ही सिर्फ हमारे इंडिया में, तो वियतनाम में, जर्मनी में, हर जगह उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्या होते थे कि जो प्राइसेस थे, प्राइसेस, एग्रीकल्चर प्राइसेस क्या हुए थे, बिगेन टू फॉल फ्रॉम द 1926 से लेके तो 1930s तक के, 1920 के बीच से 26 के बीच से तो 30 तक के जो एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल डाउन हो चुके थे। एंड एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल, डिमांड भी उसकी फेल हो गई थी, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो चुका था एंड पीजन फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल। अब जो पीजेंट थे उन्होंने देखा कि अपने जो प्रोडक्ट है दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सेल एंड हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू, मींस अपना प्रोडक्शन बेचना, रेवेन्यू पे करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीजेंट्स। और ये कंडीशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक ऐसी कंडीशन थी। बाय 1930s द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल, और इसीलिए कंट्री साइड में बहुत बड़ी हड़बड़ मच गई थी। टर्मोइल मींस खलबली मच गई थी कि किस तरीके से हम करेंगे। तो एग्रीकल्चर के प्राइसेस भी फेल डाउन हो रहे, ऊपर से हमें रेवेन्यू भी देना है, हमारे जो फैमिली उसे भी फीड करना है। तो इस और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ चुकी थी। तो इस कंडीशन से अपने आप को उभरना ये बहुत बड़ी मुश्किल बात थी। अब उसी समय क्या हुआ था, एक टोरी गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी जिसके थ्रू क्या लाया गया था, ये लाया था स्टैट्यूटरी कमीशन लेकर आया था। किसने, सर जॉन साइमन ने जो एक टोरी गवर्नमेंट के अंडर में स्टैट्यूटरी कमीशन लेकर आया था। और उसके थ्रू वो क्या करने वाला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देखरेख करने का काम, उसको एक बार फिर से चेक करने का काम इसने किया था, सर जॉन साइमन ने। बट उसका एक ड्रॉबैक से था कि नो वन देयर इन
नो वन इज देयर इंडियंस। सॉरी, मैंने ये आपको रॉलेट एक्ट में बताया था कि कोई भी इंडियंस नहीं थे, बट ये जो है ये हमारा साइमन कमीशन का है, जिसमें नारे दिए गए थे साइमन गो बैक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी साइमन कमीशन जो बैठाला गया था, स्टेशनरी कमीशन साइमन कमीशन कहा जाता है, जिसके हेड थे जॉन साइमन, जिसके तरफ क्या काम दिया गया था कि तुमको कॉन्स्टिट्यूशन की देख रहे एक बार से चेक करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया है, तो आप चेक कर लीजिए। तो उसमें एक भी हमारे इंडियन मेंबर्स नहीं थे, और इसीलिए हमारे इंडियन मेंबर ने सारे ब्रिटिशर को क्या किया था, अपोज किया था। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन देखना है। सर जॉन साइमन को कहा गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का क्या देखना है, फंक्शन देखना है, और उसमें कोई भी मेंबर्स हमारे इंडिया के नहीं थे, और इसीलिए इंडिया के लोगों ने उसे अपोज किया था, और साइमन गो बैक के नारे दिए गए थे। हम देखते हैं हमेशा साइमन गो बैक कैसे नारे लगाए गए थे हिस्ट्री में, आप देखोगे तो किसी लिए कि वो जॉन साइमन के खिलाफ लगाए गए थे, क्योंकि हमारे इंडिया के लोगों को उसमें कहीं पे भी कोई जगह नहीं दी गई थी। ओके, तो अभी इसी डिवीजन में एक इम्पोर्टेंट सेशन हुआ था, लॉ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929। व्हेन द 1928 द साइमन जो था, साइमन अराइव्ड इन इंडिया, दैट टाइम द पीपल अपोज हिम, उसको अपोज किया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था लोगों ने कि साइमन गो बैक के नारे दिए थे। और उसमें सिर्फ कांग्रेस ही पार्टिसिपेट नहीं थे, तो मुस्लिम लीग ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट डेमोन्स्ट्रेशन। उस डेमोन्स्ट्रेशन में मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो जो रॉबर्ट था, लॉर्ड इरविन था, उसे अब रियलाइज होने लग रहा था कि जो लोग क्या हो रहे हैं, आग बबूला हो रहे। तो उन्होंने क्या किया था, 1929 अक्टूबर 1929 को उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम क्या करेंगे, इंडियन मेंबर्स का भी डोमिनेंस रखेंगे, उनका भी इम्पोर्टेंस रखेंगे, बट दैट वाज नॉट अ परमानेंट नहीं था कि जो उन्होंने कहा है वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसलिए लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं आया, लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया, और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, बट द कांग्रेस लीडर वर नॉट हैप्पी विद दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से हैप्पी नहीं थे, स्पेशली जो रेडिकल्स थे, जो हमने देखा है कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, वो तो बहुत अग्रेसिव हो गए थे। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो लिबरल्स थे और मॉडरेट थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिशर का इम्पैक्ट था, लेकिन तो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे वो भी स्लो डाउन होने लगा था। और एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि हेडेड बाय द जवाहरलाल लाहौर सेशन बुलाया गया था 1929 को, और उनके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके हेड थे। आज उन्होंने उसमें क्या किया था, डिमांड पूर्ण स्वराज मीन्स फुल फ्रीडम। उसमें लाहौर सेशन में जो हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना था कि हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, मीन्स फुल इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, एंड डिक्लेयर सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी 1930 बाय द स्ट्रगल ऑफ द पीपल। लोगों ने स्ट्रगल किया, और 26 जनवरी 1930 को हमें फुल इंडिपेंडेंस मिला, बट प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लोगों ने प्लेस दिया कि हाँ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल किया उसके लिए उन्होंने प्लेस दिया। बट आफ्टर दैट इंसिडेंट गांधी जी रियलाइज दैट ऑल आर नॉट हैप्पी विद दिस। यानी बहुत कम लोगों का पार्टिसिपेट था, जो ये प्लेस दी गई थी इसमें लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो महात्मा गांधी को लगने लगा कि हमें अगर अपने स्ट्रगल को और मजबूत करना है तो हमें एवरीडे लाइफ से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको लेकर चलना चाहिए, तभी सारे कॉमन पीपल भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और उसी के बाद गांधी जी ने रियलाइज किया, उसी के बाद गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया, क्योंकि सॉल्ट इज अ कंपल्सरी फॉर ऑल द पीपल एंड इट यूज सेम तरीके से यूज किया जाता है, इफ दे आर रिच और दे आर पुअर, अगर वो गरीब है या अमीर है, लेकिन जो सॉल्ट का यूज है हर कोई करता है, ये कॉमन सिंबल है स्ट्रगल का। ये गांधी जी को लगने लगा, और गांधी जी ने उसके बाद सॉल्ट मार्च करना शुरू कर दिया, जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस movement. In this way we have completed this topic. Then we will meet to our next video with new subtopic. Bye.